नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 19 जनवरी और 19 जनवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं राम सेतु, वोटिव स्तूप, मन्नत स्तूप, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एशिया का वाटर रिवर बर्ड क्राइसिस या फिर सेंसस, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये रिपोर्ट काम करती है। तो ये सब जो है उससे जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से, जो कि राम सेतु के ऊपर है। यहाँ पर सेंटर जो है वो हाल ही में जो केंद्र सरकार है उन्होंने राम सेतु के ऊपर याचिका के जवाब देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से उचित समय की मांग की है। अभी क्या है कि जो बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उनके राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने के लिए याचिका उन्होंने दायर करी है। अब इसके लिए वो लोग समय की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर पूरा आर्टिकल है। केंद्र की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने यहाँ पर एक जो बोला है, उन्होंने हलफनामा, यहाँ पर एक एफिडेविट जिसे हम कहते हैं वो तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि अदालत से इस मामले को फरवरी के पहले सप्ताह में तय करने का आग्रह किया गया था। ठीक है, पर तो इसके उसी के ऊपर यहाँ पे जो है वो बात है राम सेतु। सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने नाम डेफिनेटली जो है सब लोगों ने सुना ही होगा। राम सेतु, जिसका दूसरा नाम है आदम का पुल, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच में चूना पत्थर की एक 48 किलोमीटर की एक पूरी लंबी श्रृंखला है। और ये जो पूरी संरचना है, ये हिंदू और मुसलमान दोनों पौराणिक कथाओं में काफी महत्व रखती है। हिंदुओं का ऐसा मानना है कि ये भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका पार करने और रावण से लड़ने के लिए पुल बनाया गया था। ठीक है, ऐसा मतलब एक मान्यता कही जाती है। आप लोगों ने भी जरूर ये बात सुनी होगी। मैंने तो बचपन से यही चीज सबसे पहले सुनी थी कि भाई ऐसा ऐसा कुछ एक पुल है, इस तरीके से बनाया गया, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और इस्लामिक किंवदंती के अनुसार एडम ने श्रीलंका में एडम की चोटी, जहां पर पश्चाताप में 1000 साल तक पैर पर खड़े रहे थे, इसी पुल का उसने उन्होंने इस्तेमाल किया था क्रॉस करने के लिए। सो वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि राम सेतु एक प्राकृतिक सचना है, संरचना है। और ये जो है हमारी जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं ना, सबने सुना होगा, निर्माण विभिन्नतक गतिविधियां, उसकी वजह से, और कोरल कोरल रीफ्स पढ़े हैं ना सब लोगों ने, अंडमान में मिलती है, लक्षद्वीप तो बना ही कोरल रीफ से हुआ है, तो इस प्रकार से वो डेवलप हुई है। ठीक है, हाल ही में जो तमिलनाडु की विधानसभा है, क्योंकि ये तमिलनाडु रीजन में पड़ती है ना, उन्होंने भी एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित करा है कि जो केंद्र सरकार से सेतु समुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना है, उस पर फिर से काम शुरू करने का उन्होंने आग्रह किया है। सेतु समुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना का उद्देश्य है कि भाई 83 किलोमीटर लंबे गहरे पानी की एक नहर का निर्माण हो जाए। और भारत और श्रीलंका के बीच में, सबने भारत श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट के बारे में भी सुना ही होगा, गल्फ ऑफ मन्नार है ना, मन्नार की खाड़ी, तो ये उसी रीजन में पड़ता है। और ये हम तैयार कर रहे हैं जिससे एक ऐसे नौवाहन मार्ग बनाया जाएगा जिसके तहत भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच में यात्रा का समय जो है वो कम हो जाएगा, ताकि जितने भी जहाज हैं उनको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में यात्रा करने के लिए श्रीलंका का पूरा चक्कर ना लगाना पड़े, बीच में ही उसको क्रॉस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है, ये इसका काफी अपोज भी हुआ था कि भाई एनवायरनमेंट के लिए काफी हार्मफुल है, सही नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए काफी, एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है। साथ ही साथ जो है ये समुद्री जीवन के लिए भी हानिकारक होगा, कि वहां पे समुद्र है ना पूरे, तो ये ऐसा कहा गया कि भाई ये समुद्री जीवन के लिए भी हानिकारक हो सकता है।
वहां पे जो हमारे बंगाल की खाड़ी और उस रीजन में जो डगंग्स रहते हैं या छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स और भी काफी सारे रहते हैं, उनके लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। और ये कि भाई ये जो शेलों की जो राखा है वहां पे, शोल्स जिन्हें हम कहते हैं, शोलों की राखा, उससे भी यहाँ पर जो है काफी संवेदनशील हो सकता है। तो अब वही है, यहाँ पर ये बोला गया कि जो सेतु समुद्रम जहाज रानी नहर परियोजना जो है, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच में ये बनाया जा रहा है, अभी जो है इसकी पृष्ठभूमि में इसके लिए भी राष्ट्रीय विरासत का दर्जा मांग की गई है कि इसको एक नेशनल हेरिटेज के रूप में इंक्लूड कर दिया जाए। तो ये जो उपरोक्त हमारी परियोजना है, इसमें दो नहरों का सुझाव दिया गया, एक एटम एडम ब्रिज के पार और दूसरा पार्क की खाड़ी, जो ना बताया था पार्क स्ट्रीट, उसके अराउंड। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये बोला था कि जो भी यहाँ पर ये काम चल रहा है उस पर रोक लगा दो। ठीक है। और केंद्र सरकार भी राम सेतु को बिना नुकसान पहुंचाए ही सेतु समुद्रम को यहाँ पर जो है परियोजना करेगी और नया मार्ग तलाश करो, मतलब सीधा बोल दिया था उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपको इसमें जो है एक तरीके से काम करना है, ऐसा नहीं करना कि जो राम सेतु है उसको कुछ डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, एनवायरमेंटल हार्म हो जाते हैं ना, तो ये उसी रिस्पेक्ट में है। तो इसका क्या खास बात थी सेतु समुद्रम वाले की? तो वही है, जो हमारा पूर्वी तट है, हमारा पश्चिमी तट है, उसमें हम लोगों को काफी दूरी कम हो जाती, प्लस हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, अगर हमारे आसपास इंडियन कोस्ट गार्ड्स की हमारी शिप्स रहेंगी, नेशनल सिक्योरिटी भी तो हमें इम्प्रूव करनी है ना अपनी। आप जानते हैं हमारा 7516.6 किलोमीटर इतना लंबा जो हमारा पूरा बॉर्डर है, हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप लेने पड़ेंगे इसके लिए, तो बस उसी एक स्टेप में से एक ये वाला स्टेप है। और इसके अगेंस्ट की क्या चीजें हैं, इसके अगेंस्ट क्या है भाई, कि ये कल को जो इसके बीच का नेचुरल एक बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में एक जो प्राकृतिक अवरोध है वो नष्ट हो जाएगा। और इसी के तहत हो सकता है आगे चल के जो शिपिंग हो रही है उसका ट्रैफिक हो जाएगा, उसकी वजह से आपको पता है ना ऑयल स्पिल होते हैं, तेल का रिसाव होता है, तेल का प्रदूषण होता है, समुद्री प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम पे सबसे ज्यादा हार्म पड़ेगा। और आप भी ये भी जानते हैं जो ये पुल है ये स्थानीय निवासियों के लिए काफी धार्मिक है, स्थानीयों के लिए, हमारे लिए भी काफी धार्मिक के रूप में इसको जाना जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये धार्मिक चीजों को थोड़ा सा हार्म कर सकता है। और इसका निर्माण जो है मन्नार की खाड़ी में कोरल रीफ प्लेटफॉर्म के लिए भी खतरा हो सकता है। आप भी जानते हैं जो कोरल रीफ का पूरा इकोसिस्टम है बहुत डेंजर में चल रहा है ना। कोरल रीफ जो है ये किसके साथ रिलेशंस में रहती हैं? ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं। किसके साथ रहती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में? दे लिव विद एल्गे। कौन से एल्गे के साथ? जू जैंथली। कोरल रीफ पे मैं जरूर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं मुझे एक बार मैसेज करके बताइएगा, तो मैं कोरल रीफ्स पे आपको प्रॉपर एक तरीके से समझाऊंगी कि कोरल रीफ्स का क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है कोरल रीफ्स का, काफी इंपॉर्टेंट भी है। राइट एवरीवन, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वो है वोटिव स्तूप या फिर मन्नत स्तूप। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर नालंदा जो एरिया है वहां पर इस तरीके के जो स्तूप हैं, जिसे हम वोटिव स्तूप कहते हैं, मन्नत स्तूप भी कहते हैं, जिसमें चार बुद्ध हैं, बुद्ध की यहाँ पर फोटो है, वो यहाँ पर विजुअल आर्ट का एक जो काम है वो देखा गया है। ठीक है। अब क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने यहाँ पर जो हमारा पुरातत्व विभाग है, उन्होंने यहाँ पर जो है, आप जरूर इसकी पिक्चर देखिएगा, 1200 साल पुराने दो लघु मन्नत स्तूप, वोटिव स्तूप को यहाँ पर खोजा है। कहाँ पर? नालंदा, बिहार। ओके। ये जो है बिहार के स्थित नालंदा महापरिवार के परिसर में सराय टीले के पास मन्नत स्तूप, एक मन्नत पूरी करने के लिए जो चढ़ाया जाता है ना, तभी इसका नाम मन्नत स्तूप पड़ा है। नालंदा महाविहार, और ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ऑलरेडी। ठीक है, नालंदा महाविहार ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है। यहाँ पर स्तूप, स्तूप क्या होता है? जहां पर ऐसी एक जमीन जहां पर, जिस जमीन के नीचे एक दफन संरचना होती है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष जो है वो दफनाए जाते हैं। ठीक है। उसी की जगह पे ऊपर जो बना देते हैं उसे स्तूप कहते हैं। जैसे बहुत फेमस है सांची स्तूप, अमरावती स्तूप। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही है, पाकिस्तान में भी स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है भाई, तो ये भी याद रखिएगा। वोटिव स्तूप थोड़ा सा देख लेते हैं वोटिव स्तूप के बारे में। ये भी एक स्तूप ही होता है जो कि ड्रम की तरह से दिखता है।
ठीक है, इसके पिक्चर में इसमें डालना भूल गई। आप एक बार जरूर गूगल कीजिएगा मेरे कहने पर सब लोग। ये थोड़ा ड्रम की तरह दिखता है, बेलनाकार संरचना होती है, और इसी में जो है बुद्ध के अवशेष उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे रखे गए थे। ये जो स्तूप है, इसके आकार का संबंध दुख और पुनर्जन्म की मुक्ति के जो है ना उसके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। और ड्रम के साथ साथ इसके अंदर एक बेस भी बना हुआ था, एक जो है एक स्तरित आधार भी बना हुआ है, और इसके शीर्ष पर एक स्टाइलिश छतरियों की भी श्रृंखला बनी हुई है जो राजसी और देवी शक्तियों का प्रतीक है। बोध गया में जितने भी बड़े स्तूप हैं, बोध गया में बने ना काफी, वो उस समय के राजाओं ने बनवाए थे। जबकि इस तरह के छोटे छोटे जैसे स्तूप होते हैं ना, ये भिक्षुओं जो उनको मानते हैं और तीर्थ यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो चढ़ाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है शुरू कर दिए गए थे, और इसी की जो है वो बेसिक एक संरचना है। जो स्तूप होता है वो यहाँ पर जिस स्क्वायर एक प्लेटफॉर्म पे एक चबूतरे पर जो बनाया जाता है उसे मेढ़ी कहते हैं। और मेढ़ी पर एक गोलार्धीय संरचना होती है जिसके भीतर एक संदूक होता है। और ये मेढ़ी जो है वो वेदिका से घिरी हुई होती है। मेढ़ी और वेदिका के बीच एक प्रदक्षिणा पथ जो है वो स्थित होता है। स्तूप पर हर्मिका के बाद एक या एक से अधिक छतरियां जो कि अक्षमुंडी या दुनिया की धुरी को दिखाती है वहां पे स्थित होती है। तो नालंदा महाविहार जो है उसकी स्थापना गुप्ता वंश ने यहाँ पर की थी। कुमार गुप्त पढ़ा होगा आप लोगों ने जरूर, उन्होंने यहाँ पर की थी। और आप कह सकते हो ये यूनिवर्सिटी बहुत प्लान्ड थी, आप जानते हैं सब लोग, बहुत ही प्लान्ड यूनिवर्सिटी ही बनाई गई थी। और भारत जो बिहार है उनके प्राचीन नालंदा महाविहार, महाविहार इसको पहले नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता था, ये मैंने बताया भी आपको, विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। तो नालंदा महाविहार के जो खंडहर हैं उनमें 5th शताब्दी से इसको स्टार्ट किया गया था, और ऐसे करते करते इसमें बहुत सारे अवशेष जो है वो पाए जाते हैं। इसको जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स ने इसको आगे स्टार्ट किया, जैसे कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, पाल शासकों के साथ साथ विभिन्न विद्वानों सहित जो है इनका आगे स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर काफी सारे स्तूप वगैरह हैं, काफी सारे इसके अंदर मंदिर, विहार, उनके अवशेष, प्लास्टर, पत्थर, धातु, ये सारी कलाकृतियां भी यहाँ पर संरक्षित है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का आर्टिकल है। अब रिसेंटली जो है यहाँ पर एक बनाई जा रही है नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी आप नाम से समझो पहले तो। अब आपको क्या लग रहा है, एक नेशनल रूप में होगी, पूरे देश के लिए होगी, और डिजिटली चलेगी। समझ में आ गया यहाँ तक तो? वही है बस ये भी। 2023 में अब हमारा जो एक बहुत बड़ा एक नया स्टार्ट किया जाने वाला है कि यूनिवर्सिटी भी नेशनल होगी और डिजिटल चलेगी। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर ये सब किया जा रहा है, ताकि जो जो भी बहुत सारी जो कीमतें होती हैं उन कीमतों को यहाँ पर कम किया जाएगा। और बहुत अच्छा स्टेप है, देखो कितना बढ़िया होगा यहाँ पर। और इसी के लिए एक और नई कमीशन भी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी तो यूजीसी है, इसके अलावा एक और भी बनाई जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी इनका 2022-23 के बजट में इन्होंने अनाउंस किया था कि हम एक ऐसे डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा करते हैं जिसके माध्यम से छात्रों को उनकी वास्तविक अवस्थिति पर ही बैठे बैठे व्यक्तिगत रूप से शिक्षण के साथ साथ विश्व स्तरीय वाली गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा की भी सहूलियत दी जाएगी, जिसके अंदर हैंड एंड स्पोक मॉडल रहेगा, जहाँ पे एक आप जो है काफी सारी चीजें इसमें अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि इसके लिए स्टार्ट कर भी दिया गया है स्वयं प्लेटफॉर्म। देखो इस पे क्वेश्चन आया भी था, यूपीएससी ने पूछा था इस पे। यूपीएससी ने स्वयं की फुल फॉर्म पूछी थी कि स्वयं प्लेटफॉर्म जो है उसमें स्वयं जो है वर्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सो ये इसके अंदर स्टार्ट किया गया है यहाँ पर कि हम इस तरीके से इसको प्रमोट करेंगे नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को, जिसमें आईटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। गवर्नमेंट का एक पोर्टल बनाया जाएगा, समर्थ पोर्टल। और विश्वविद्यालय में सहयोगी जो भी संस्थान होंगे, निजी सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के विश्वविद्यालय हो सकते हैं, जो बेसिकली ऑनलाइन यहाँ पर जो है वो सुविधा प्रदान करेंगे। यहाँ पर जो है सारे छात्र जो होंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, डिप्लोमा, डिग्री, कैसा भी कोर्स वो लेना चाहते हैं वो एक किसी ना किसी प्रकार से चुन सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के विभिन्न भागीदार संस्थानों में से
कई पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की सहूलियत भी दी जाएगी। और इसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। स्टूडेंट्स जो है वो अपने हिसाब से क्रेडिट चूज करेंगे, जैसे आप लोग ये भी करते हो ना, हम लोग अभी भी क्रेडिट चूज करते हैं अपने हर एक सेमेस्टर एग्जाम के तहत। तो उसी के तहत ये पूरा यहाँ पर प्लान जो है वो डेवलप किया जा रहा है। राइट एवरीवन? तो इस तरीके का ये प्लान है पूरा। और देखो अभी कितना ज्यादा जो है वो इम्प्रूव होगा। और अभी तो बेसिकली पता है बात क्या है, कि अभी प्रॉब्लम देखो यार, अगर मान लो डिजिटल हो जाता है, ठीक है, हमने एजुकेशन भी डिजिटल ली, आप जो भी मेरा लेक्चर सुन रहे हो वो भी डिजिटल है तभी पॉसिबल हो पाया, तो मैं गलत नहीं कह रही इसको। लेकिन जो कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड करे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं। अगर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो यार प्रैक्टिकली कैसे करोगे उसको, जो लैब की चीजें होती हैं वो आप कैसे परफॉर्म करोगे? ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप डिजिटली पढ़ सकते हो, आप एग्जाम दे लो, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, नो इश्यूज, हो जाएंगे वो। पर प्रैक्टिकली साइंस का कोई कोर्स है, बीटेक है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, मेडिकल है, आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट प्रैक्टिकली, दिस इज द मेजर इशू, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। सो कि हम इसमें प्रैक्टिकली चीजें कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट एवरीवन? सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो हमें टैकल करने के लिए जो है हमें सॉल्व करना होगा। प्लस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय कनेक्टिविटी, हार्डवेयर और विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता का अभाव होता है, जिसके कारण जो है शहरी और जो है आपको पता है कि हर जगह पर जो है आप जानते हैं कि वाटर सॉरी जो पावर सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो हर जगह नहीं मिल पाती है। जब हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होगी तो डिजिटलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। प्लस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन में जो तकनीकियों की जानकारी होती है वो भी हर एक को नहीं होती है। छात्रों और शिक्षकों को दोनों को ही यहाँ पर जो तकनीकी के जो मामले होते हैं उनकी जानकारी देना हर लेवल पे जरूरी है, जो कि हर एक व्यक्ति के पास नहीं है, चाहे शिक्षक ही क्यों ना हो, नहीं है हर एक के पास, है ना? तो वो जरूरी है। और जो रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं उनको आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है, निकट व्यक्तिगत संपर्क चाहिए होता है, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों को चर्चा करनी होती है, नई नई चीजें सीखनी होती है, नई नई चीजें बतानी होती है, कम्युनिकेशन करना होता है, तो कई बार ये चीज संपर्क में नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकाला ही जाएगा। ठीक है। और अनुसंधान कार्य है, अनुसंधान संरचना है, उनको रख रखाव करना है, उसके लिए वित्त पोषण में कमी हो सकती है। तो ये आपका पूरा आर्टिकल, इसके लिए आप पढ़ेंगे यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, वही जो हम आजकल काफी इंप्रूव कर रहे हैं, हमारी कृत्रिमिक बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हम एक जो है जो स्टूडेंट्स की जरूरत है उनके हिसाब से उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार को डिजिटल अवसंरचना में और ज्यादा सुधार करने पड़ेंगे, जो कि आपको ऐसा एक ऐप या फिर ऐसा पोर्टल बनाना पड़ेगा जो हर एक स्टूडेंट के पास, जो भी मोबाइल फोन हो, जो भी लैपटॉप हो, सबके अंदर वो चीज चल भी पाए, उसके लिए उपलब्धता सबके पास समान हो। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सरकार को पूरा इनिशिएटिव लेना होगा। तो लेट्स सी, आप और मैं जरूर इस चीज को जो है नोटिस करेंगे कि किस तरीके से जो हमने ये आर्टिकल पढ़ा है ये सरकार द्वारा कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो मतलब सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, जो कि भारत में काफी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ये एक छोटे संस्थान होते हैं, सूक्ष्म वित्त संस्थान, आप नाम से पढ़ो, सूक्ष्म मतलब छोटे से काम करते हैं, जो कि किसी भी एक परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, उनके आय के स्तर को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम कर सकते हैं। ये हमारी जो भी हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, ठीक है, उसी में महिला सशक्तिकरण में, हमारे यहाँ पर जो जीवन स्तर है उसमें सुधार करने में, ऐसी राष्ट्रीय नीतियों में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। प्लस भारतीय सूक्ष्म वित्त जो क्षेत्र है, इसमें पिछले 2 दशकों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, काफी ज्यादा हुई है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे संरचना में सही नहीं है, और ऋण जो है बहुत ज्यादा मिलता है, हायर इंटरेस्ट रेट होते हैं, वसूली जो है वो हायर हो जाती है, तो इन सब का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं बताऊं यहाँ पर ये होती क्या है, माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, ये छोटे छोटे लेवल पर लोगों को लोन देने का काम करते हैं। लघु ऋण यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं जिनके पास बैंकिंग सुविधा की पहुंच नहीं होती है,
आप भी जानते हैं भारत में हर जगह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है उनको जो पूरी पूरी सुविधाएं हैं यहाँ पे जो पूरी पूरी उनको एक फैसिलिटी मिल रही है। हर जगह पे ऐसा नहीं है ना। तो इस तरीके से जो है इस चीज को प्रिवेंट या फिर उनको एक फायदा पहुंचाने के लिए भी एक यहाँ पर एक लेवल पे स्टार्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट। इंडिया में जो है वो एक तरीके से कोलैटरल फ्री, गिरवी उसमें कुछ भी नहीं रखा जाता। अगर जिस भी फैमिली की इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है, उस परिवार को ये लोन दिया जा सकता है। पहले सिर्फ 1 लाख थी, अब ये किसको दिया जा रहा है, अब ये करीब जो है अगर किसी व्यक्ति की जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख तक है, ठीक है, तब ये उसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है भाई, समझे इस बात को सब लोग। तो ये है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, आपको पता होने चाहिए किस प्रकार के होते हैं, क्या नाम होते हैं इनके, पूछा जा सकता है इसके ऊपर। अब इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के यहाँ पर उद्देश्य क्या है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है वो काफी लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें अब गरीबी को कम करने का एक काफी प्रभावी उपकरण के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वही है, इनका उद्देश्य क्या है, स्थायी समुदाय के विकास में सहायता करना, ऐसे संस्थानों की उपलब्धता में सहायता करना जिनके माध्यम से जो समाज का जो निचला वर्ग है हमारा, वो कैसे तरक्की कर सकता है, उन कॉन्सेप्ट्स पे काम करना कि हमारा समाज का जो निचला वर्ग है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो और आगे बढ़े, नए नए स्टेप्स ले और आगे इम्प्रूवमेंट यहाँ पर कर सके। ठीक है, और इस संबंध में महिलाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, और गरीबी को हम किस तरीके से उन्मूलन कर सकते हैं उसके लिए भी हमारे पास विकल्प होंगे, तभी तो लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और खुद से अपना बिजनेस करें। अब आपको पैसा चाहिए, आपको बिजनेस करना है, आपको कोई मशीन लगानी है तो जरूरत पड़ेगा ना पैसा का। तो ये है वंचितों के लिए स्वरोजगार के अवसर लेके आना, रूरल पीपल के लिए यहाँ पर कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि वो खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करके अपनी इनकम को जनरेट कर सके। तो इन सब स्टेप्स के लिए ये यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, बाकी इससे कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे क्या होता है कि भारत के जो दूरस्थ इलाके हैं, जैसे कम आबादी वाले हैं, बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्र है, वहां की आबादी तक हमारा कई बार पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो वहां तक की आबादी के लिए भी हमें पहुंचना होगा। प्लस जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको प्रॉफिट कमाने में अभी टाइम लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम आते ही आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो जाए, प्रॉफिट जनरेशन में टाइम लग सकता है। ठीक है, फिर भारत के वर्तमान में लगभग 60% सूक्ष्म वित्त संस्थान इस बात से सहमत है कि भौगोलिक कारकों की वजह से यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर वो स्थापित करना मुश्किल पड़ जाता है। उसको संभालना, स्थापित तो चलो एक बार कर दिया जाए, लेकिन उसको संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं इसमें जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर सुविधाओं और ऋण गतिविधियों है उसका भी यहाँ पर थोड़ा सा समर्थन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके के स्टेप थे। कोई बार ऐसा हो जाता है कि भाई जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, लेन देन की जो लागत होती है वो काफी बड़ी चुनौती हो जाती है। लेन देन की मात्रा जब कम होती है, लेकिन लेन देन के एक निश्चित लागत लागत होना जरूरी है। ठीक है भाई, काफी ऐसा नहीं है कि ये नुकसानदायक काम काफी है, लेकिन वही है कि इस पे रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा खेली जाती है, थोड़ा सा इसकी वजह से होता है। लेकिन और ज्यादा लोग भी इसको जानते हैं, तो क्या होता है कि लोग भरोसा भी नहीं कर पाते, है ना। आजकल आप जानते हैं स्कैम और ये सारी चीजें कितनी बढ़ भी रही हैं। तो यही है पूरा ये वाला आर्टिकल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। आज के समय में ये देखो आप, इस तरीके से ही काम करते हैं ये। कुछ लोगों को लोन देना, डोनर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन देना, आगे जाके वो अपनी फैमिली को फीड कर सके, इस तरीके की चीजें यहाँ पर कराई जाती हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है उनको और ज्यादा ब्रांचेस ओपन करने की जरूरत है। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है ये चीज, लेकिन वही है कि अगर इसको थोड़ा सा और ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की जाए, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी इसके अंदर स्टेप्स ऐसे हैं जो थोड़े से लागू करने मुश्किल हैं। आई ऑल्सो नो इट विल टेक मच टाइम, लेकिन थोड़ा सा है कि अगर हम इसको और कोशिश करें, है ना, तो इसको अगर हम और कोशिश करते हैं तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आर्टिकल है एशिया की वाटर बर्ड का सेंसस। एशिया में वाटर बर्ड का यहाँ पे सेंसस हुआ है 2023 में। तो इसका क्या है इनिशिएटिव और ये हुआ कहाँ पे है, ये आपका किया गया है यहाँ पर एलापूजा। एलापूजा केरल के पास पड़ता है और ये एक इंटरनेशनल लेवल का पूरा एक इनिशिएटिव है जो कि ये कौन कंडक्ट करवाता है, लिख लीजिए आप लोग सब लोग। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जो है यहाँ पर इसको इंटरनेशनल जो है इसको करवाती है। 1987 में इसको स्टार्ट करवाया गया था और तब से अब तक ये हो रहा है। 7 जनवरी से 22 जनवरी तक के बीच में पूरा चल ही रहा है। अभी भी मैं जो वीडियो आपको बता रही हूँ उस हिसाब से ये चल ही रहा है अभी। ठीक है भाई। तो वाटर बर्ड सेंसस इन 1997 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ये एशिया, जापान, साउथ ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया हर जगह पे इसको कंडक्ट किया जाने लगा। इंडिया के अंदर जो है ये आप मिलके कराते हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और वेटलैंड्स इंटरनेशनल। इससे क्या होता है ना, हमें ये पता चलता है कि जो वेटलैंड है, वेटलैंड्स हमने पढ़े हैं ना, इसकी जो ट्रीटी हुई थी 2 फरवरी 1971, रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन। कमेंट बॉक्स में बताओ जरा मुझे कितनी रामसर साइट्स है हमारे पास। हमारे पास टोटल रामसर साइट्स कितनी है, नंबर कितना है उनका। तो वही है, उसके लिए किया जाता है। और जितनी भी प्रवासी प्रजातियां हैं उनको इकट्ठा करना, जैविक विविधता पर काम करना, उन सब चीजों के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर हुआ। हमें पता चल जाता है ना यार कि कौन सी मिस चल रही है। अगर इस स्पीशीज का पहले कितनी पॉपुलेशन थी, अब कितनी कम हो गई है ना। अगर ये कम हुई है तो कैसे कम हुई है, हो सकता है इसके ऊपर क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ा हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हुई हो। तो हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डिटेल स्टडी मिल जाती है जो कि बहुत जरूरी है हेल्थ को जानने के लिए। हमारी जो और हमारे आप कह लो कि मतलब जो हमारे स्कीम्स हैं, हमारी चीजें हैं, उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, हमें उसका एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वाटर बर्ड्स के माइग्रेशन पैटर्न में अभी देखा गया कि काफी शिफ्ट आया है। और अभी धीरे धीरे करके और इसमें जो है चीजें निकल के आ रही है। अभी तो चल रहा है ये, तो पता चलेगा और अभी इसका विस्तृत मूल्यांकन अभी होगा। और बतख की जो आबादी है उसमें देखा गया कि वो काफी गिर गई है। और एक इसका चौंकाने वाला पहलू ये था कि शामिन नॉर्दर्न शेलेवर, कॉमन टील, यूरेशियन विजन, ऐसी बतख प्रजातियां इस बार पूरी तरीके से गायब देखी गई हैं। ठीक है ना, इसी से पता चला ना कि क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है। क्लाइमेट चेंज आया तो कैसे जो है बर्ड्स का विजिटिंग वहां पे आना जाना कम हुआ। तो इन्हीं सब पॉइंट से ये सारी चीजें जो है हमें वो पता चलती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, अभी जो रिसेंटली 2023 की रिलीज की गई है कि भाई कितना कितना कितने हिसाब से क्या क्या चीजें चल रही हैं वर्ल्ड में, सोशल आउटपुट का है जो क्या सीन चल रहा है। 2023 की यहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। सो अब हम देख लेते हैं कि 2023 की जो ये रिपोर्ट है वो अभी उसमें क्या सिचुएशन रही है। तो देखो भाई, इसमें पता है ये आईएलओ निकालता है। आईएलओ यहाँ पर मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इसको बनाया गया था। इसमें यही बोला गया कि भाई वैश्विक स्तर पे आर्थिक मंदी आ रही, तो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ने लग गई है। तो ऐसे कम भुगतान वाले रोजगार अवसरों को स्वीकार करने पे लोगों को अब विवश होना पड़ रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो उस लोगों को यहाँ पर मंदी के कारण इन सब चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ रहा है और ना चाहते हुए भी ऐसी चीजों को सपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा जहाँ पैसे भी कम मिल रहे हैं वहां भी जाना पड़ रहा है। इसमें ये बोला है कि भाई अभी भी जो प्रति व्यक्ति कार्य घंटों की जो दर है अभी भी पूर्व महामारी जो हुई थी उसके स्तर से नीचे है। ठीक है, 1% ही यहाँ पर अनुमानित है, बाकी 2022 के आधे स्तर से भी कम चल रही है। बेरोजगारी 3 मिलियन से बढ़कर यहाँ पर 2008 मिलियन तक होने की उम्मीद है। आप देख लीजिए कितना बुरा हाल होने वाला है। पढ़ लो बढ़िया से, जॉब ले लो सब लोग। 2022 में लगभग 47.3 करोड़ लोग ऐसे थे जो रोजगार अवसर खोज तो अवश्य रहे थे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, है ना। तो ये एक सिचुएशन बहुत खराब देखने को मिल रही है। और 2021 के दौरान बिल्कुल कोशिश की गई कि हम काफी सुधार करें, नए नए कार्यों को यहाँ पे लेके आए। कोशिश तो ये खूब की गई थी कि नए नए सुधारों को हम यहाँ पर लेकर के आए, लेकिन उन सब की वजह से भी रोजगार के अवसरों में निरंतर कमी हो रही है और स्थिति जो है वो बिगड़ने की सिचुएशन जो है वो काफी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है
नाम मात्र श्रम आय की तुलना में कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। लोगों को जीवन यापन करने में काफी संकट हो रहा है, गरीबी में आ रही हैं लोग। कोविड-19 की महामारी संकट के बाद बहुत से देश थे जो इसके लिए प्रभावित हुए थे। कम आय वाले समूह जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो वही अब काफी ज्यादा मुद्रास्फीति की सिचुएशन आ रही है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और ग्रोथ भी कम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है ना। तो ये सिचुएशन ऐसा कहा जा रहा है, काफी ज्यादा डिबेट्स न्यूज पे भी इसके ऊपर आ रही है कि आगे के टाइम पीरियड में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। और ये भी बोला गया कि भाई आज के समय में जो युवा लोग हैं, 15 से 24 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, उनको आगे चल के रोजगार के अच्छे अवसर खोजने और उसमें स्वयं को बनाए रखने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा कहा गया कि वर्तमान में 5 में से 1 से अधिक युवा रोजगार और शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर संलग्न नहीं है, उनको नहीं मिल रही है यहाँ पे जॉब जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है भाई, ये था आपका पूरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पूरे आर्टिकल्स, इसको कंप्लीट कीजिएगा। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है जिसका नाम है, क्वेश्चन में एक यहाँ पर मकर विकल्लू। ठीक है, मकर विकल्लू जो है ये एक फेस्टिवल है, मकर विकल्लू, जो कि मकर संक्रांति के समय केरल में मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, आसाम में हम मनाते हैं बिहू, गुजरात में हम मनाते हैं उत्तरायण, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में हम मनाते हैं पोंगल। ऐसे ही जो मकर संक्रांति है वो साबरीमाला के अयप्पा टेम्पल, बहुत फेमस रहा है साबरीमाला, एवरीवन नोज ना साबरीमाला टेम्पल। तो साबरीमाला अयप्पा टेम्पल के टाइम में उसी एरिया में इसको मनाया जाता है, जो कि 7 डेज का फेस्टिवल होता है। मकर संक्रांति के दिन शुरू हो जाता है, जिसमें हम तिरुवंतमभरम जो लॉर्ड अयप्पा है उनके विभिन्न जो आभूषण है उनके, वो साबरीमाला के पहाड़ी मंदिर में शामिल किए जाते हैं। इसमें एक जो है रिचुअल होता है गुरथी, जिसमें यहाँ पर आप जो है जंगल के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक भेंट दी जाती है, उसके बाद इसको समाप्त किया जाता है। ठीक है, सो ये है इसके टॉपिक्स, जो कि इसमें आंसर है बी, सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा G20 का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप। आप लोग भी जानते हैं G20 हम लोग होस्ट कर रही हैं, हम लोग G20 भी होस्ट कर रहे हैं। हम लोग मेंस का हॉकी वर्ल्ड का कप यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? उड़ीसा में, भुवनेश्वर और राउरकेला। ठीक है भाई, भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जा रहा है। वही याद रखिएगा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेकंड वाला मतलब इंडिया में ही चल रहा है, वो है फीफा, सॉरी फीफा नहीं, फीफा तो हो गया। वो है ना वो वाला रेसिंग वाला, रेसिंग चैंपियनशिप, वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये भी चल रहा है, याद रखिएगा इन सब पॉइंट्स को। तो ये है भाई फर्स्ट G20 का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप जो है यहाँ पर G20 की प्रेसिडेंसी में यहाँ पर शुरुआत हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, जिसकी थीम क्या है? इम्पोर्टेंट है, फाइनेंसिंग सिटीज फॉर टुमारो, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल, दोनों ही इसमें करेक्ट है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, हमारे लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसको पूरे को नोट कर लेना, लिख लेना सारा कुछ इसमें से। ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज के लेक्चर की। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।